ट्रीट कर लिया। आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को जरा नोट्स पे लेके चलता हूँ। डायग्राम मैंने इसकी निकाली हुई है। आपके पास जो एवी नोड है ना, उसके अलावा एक पाथवे आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली करंट ऐसे नोड से आ रहा होता है एवी नोड में, और एवी नोड से देन बंडल ऑफ यूजर परपेंडिकुलर फाइबर्स के थ्रू जा रहा होता है। और ये जो सारा एरिया था, इधर से करंट पास नहीं कर सकता होता था। लेकिन जो हमारी WPW सिंड्रोम होती है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि करंट को एक रास्ता मिल जाता है। कौन सा रास्ता, ये आप देख सकते हो कि हमारे एट्रिया और वेंटिकल्स के दरमियान में एक ट्रैक है, जिसके थ्रू क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है। तो इसके थ्रू इस तरह करके जनाब करंट पास कर जाएगा और वेंटिकल्स को डीपोलराइज करवा देगा। देन ये इस तरह जनाब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और देन एवी नोड के थ्रू होता हुआ दोबारा ये इस तरह एक सर्किट सा चल जाएगा। इसको हम कहते होते हैं जनाब वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसमें आपका क्या है कि एक नया पाथवे बन जाता है। किसमें, हमारा जो हर्ट है उसमें एक न्यू पाथवे मिल जाता है करंट को पास करने के लिए। इसको हम कहते होते हैं एक्सेसरी पाथवे। मींस के ये नॉर्मल पाथवे नहीं है, ये कौन सा है, एक्सेसरी पाथवे है। नॉर्मली हमें इस चीज की जरूरत नहीं थी। तो यही हो रहा होता है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। दोबारा बुक पे चलते हैं। तो ये देखें, ये क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंटिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है। अब प्री एक्साइटेशन का क्या मतलब है, प्री एक्साइटेशन का मतलब है कि नॉर्मली आपका करंट कहां से जाना चाहिए। इस तरह फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ना, ये आपकी ऐसे नोड है। ठीक है, इधर से करंट इस तरह एवी नोड की तरफ जाना चाहिए और एवी नोड से आगे पास करना चाहिए। अब देखो, जब आपका करंट आया ऐसे नोड से एवी नोड में, ठीक है, तो जब ये एवी नोड से, तो अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा ना पास करने के लिए, लेकिन ये जो करंट इधर पहुंचेगा ना, वो उधर से सीधा सीधा ही चला जाएगा। ठीक है, एवी नोड आपको पता है करंट को एक दफा थोड़ा सा रोकती है एंड देन आगे भेजती होती है। लेकिन क्या है कि आपका ये जो असेसरी पाथवे है, वो करंट को रोकेगा नहीं, वो डायरेक्टली जाने देगा। तो इसको हम कहते हैं प्री एक्साइटेशन। मींस के इधर से अभी एक्साइटेशन हुई नहीं एवी नोड से पहले, एवी नोड से अभी एक्साइटेशन हुई नहीं, बल्कि ये जो असेसरी पाथवे है, इसने हमारे वेंटिकल्स की एक्साइटेशन करवा दी। तो इसको हम क्या कहते देते हैं, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। तो इसमें क्या था, एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे था। कहां से, फ्रॉम एट्रिया टू वेंटिकल, वो हमने देख लिया। उसको हम क्या कह देते हैं, बंडल ऑफ केंट कह देते होते हैं। तो ये क्या कर रहा था, बाईपास करवा रहा था ना एवी नोड को, तो वही क्या करवाता है, बाईपास करवा देता है। रेट स्लोइंग एवी नोड को बाईपास करवा देता होता है, जिसकी वजह से वेंटिकल्स क्या करेंगे, पार्शियली डीपोलराइज अर्लियर। ऐसे ही है कि नहीं है, मींस कि अगर एवी नोड से आता तो उन्होंने पहले दूसरा एवी नोड से स्लोली स्लोली आना था, लेकिन अब इसको नया पाथवे मिल गया, तो उसकी वजह से हमारे जो वेंटिकल्स हैं वो जल्दी डिपोलराइज हो जाएंगे। तो वेंटिकल्स पार्शियली डिपोलराइज अर्लियर। तो इससे अब आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली क्या हो रहा था, जब ऐसे नोड से एवी नोड में करंट आता होता था, तो आपको पता है एवी नोड में थोड़ी देर करंट रुकता होता था, तो आपको क्या मिलता होता था, ये इधर PR सेगमेंट मिल जाता था ना, इस तरह करके। ये PR को ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं मिलती होती थी। लेकिन इस बंदे में क्या हुआ है कि इस बंदे में जो आपका करंट आया है, वो एवी नोड की तरफ तो आया, लेकिन आगे भी चला गया। जब वो आगे जाएगा तो आपका ये वेंटिकल्स डीपोलराइज करना शुरू कर देंगे। जब वेंटिकल्स डीपोलराइज करना शुरू हुए, तो आपको पता है जब वेंटिकल्स डीपोलराइज करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, QRS कम्प्लेक्स मिल जाता है। तो यही देखो, जब करंट आया, तो करंट आते ही, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका जनाब करंट आया, और करंट आते ही डीपोलराइजेशन होगी। दरमियान में ये जो हमारे पास आ रहा था ना PR सेगमेंट, बिकॉज ऑफ करंट वाज रिमेनिंग इन एवी नोड फॉर सम टाइम, उधर थोड़ा स्टे कर रहा था, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब करंट डायरेक्टली पास कर रहा है। तो इसकी वजह से आपको क्या मिल जाती है, डेल्टा वेव मिल जाती है। तो डेल्टा वेव मिल जाती है, देन आपको पता है इस तरह क्या है कि आपका हमारे वेंटिकल्स डीपोलराइज कर जाएंगे। तो ये हो रहा होता है, इसमें आपको क्या मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा वेव मिल जाती है। और आपको ये जो QRS कम्प्लेक्स है ना, ये क्या मिल जाता है, वाइडन मिल जाता है। अब ये वाइडन क्यों मिलता है, आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रख लो। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब नॉर्मली करंट गुजरता होता है ना अपने पाथवे से, फॉर एग्जांपल ये जो उसका पाथवे है, ये वाला ऐसे नोड से एवी नोड से देन बंडल ऑफ इज एंड देन बरकंजी फाइबर्स। तो उस वक्त आपको नॉर्मल मिलता होता है आपका ये जो QRS कम्प्लेक्स है। लेकिन आप देखो, अब हमारा करंट नॉर्मली तो नहीं पास कर रहा, करंट उधर जा रहा है, हमारे बाईपास ट्रैक के थ्रू होता हुआ इधर से आ रहा है। तो इस वजह से आपको जो QRS कम्प्लेक्स है वो क्या मिल जाएगा, वाइडन मिल जाएगा। तो ये आपको जो QRS कम्प्लेक्स है वो आपको जनाब इस पेशेंट में वाइडन मिल जाएगा। और देखो PR इंटरवल क्या मिलेगा, PR इंटरवल शॉर्ट मिल रहा है। PR इंटरवल लॉन्ग क्यों मिलता था, कि क्योंकि इधर ऐसे नोड, सॉरी, हमारी जो एवी नोड है उधर करंट थोड़ी देर रुकता होता था। इस
इस वजह से आपको पीआर इंटरवल लॉन्ग मिलता होता था, ऐसे ही है कि नहीं है? लेकिन अब तो करंट सीधा सीधा पास कर रहा है। अब करंट जब सीधा सीधा पास करेगा तो आपको पीआर इंटरवल जो है वो क्या मिल जाएगा, शॉर्टन पीआर इंटरवल मिल जाएगा, क्योंकि एवी नोड का चक्कर ही खत्म हो गया है इसमें। अब इसकी वजह से क्या होता था, री एंट्रेंट सर्किट हो सकता था, इस तरह करके करंट ये वाले सर्कल में घूमता रहेगा, तो इसको हम क्या कह देते हैं, री एंट्रेंट सर्किट मिल जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। वही अब देखो ये वाला सर्किट इस तरह बन गया है, तो ये बार बार हमारे वेंटिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता रहेगा, तो इस वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, टैकीकार्डिया हो गया। कौन सा टैकीकार्डिया, सुप्रा वेंटिकल, क्योंकि वेंटिकल से ऊपर प्रॉब्लम है ना, तो इसको हम क्या कह देंगे, सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो गया है। तो इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट हम देते होते हैं प्रोकेनामाइड। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो एमएलई वालों ने मस्ट याद रखनी है, बल्कि एनआरई वालों ने भी याद रखनी है, वो ये कि आपने कोई भी ऐसी ड्रग नहीं देनी जो एवी नोड से करंट को स्लो करती है। कोई भी ऐसी ड्रग नहीं देनी जो इधर से आपकी एवी नोड से करंट की कंडक्शन को स्लो करेगी। ठीक हो गया, ये आपने मस्ट याद रखना है। वो क्यों हम कर रहे हैं, अब देखो आप कोई ऐसी ड्रग देते हो जो एवी नोड से करंट को स्लो कर देगी, तो करंट मोस्टली कहां से पास करेगा, वेंटिकल से, हमारी ये वाले बाईपास ट्रैक से। ऐसे ही है, इट मींस कि अगर आपने इस बंदे को एवी नोड को स्लो करने वाली ड्रग दे दी तो वो करंट ज्यादा से ज्यादा इधर से पास करने लग जाएगा, और इस तरह हमारी दूसरा फिब्रिलेशन होने लग जाएंगी, हमारा टैकीकार्डिया होने लग जाएगा, ठीक है, एरिथमिया होने लग जाएगा। इट मींस कि आपने ऐसी ड्रग देनी है जो इधर से कंडक्शन को स्लो करे, हमारा जो बाईपास ट्रैक है उधर से कंडक्शन को स्लो करे, जबकि इधर से कंडक्शन हमारी क्या रहे, नॉर्मल रहे। तो अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल अब अगर इधर करंट आएगा तो वो हमारा कहां से पास करेगा, हमारी एवी नोड से पास करेगा, अगर आपकी एवी नोड ठीक है, जबकि ये वाला पाथवे तो आपने स्लो किया हुआ है, तो अब इधर से वो पास नहीं करेगा। तो यही आपने मस्ट इस पेशेंट को क्या करना है, कोई भी ऐसी ड्रग नहीं देनी जो क्या कर देगी, एवी नोड को ब्लॉक कर देगी, उधर से कंडक्शन को स्लो कर देगी। इट मींस कि आपने ना इस पेशेंट का वो वेलसल्वा मैन्यूवर करवाना है, ना वेगल मैन्यूवर करवाने हैं, ठीक है, ना आपने इसको एडिनोसिन देनी है, ना आपने इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह, तो ये वाली सारी ड्रग्स नहीं देनी। आपने इसको कौन सी ड्रग देनी है, प्रोकेनामाइड। ये हमने आगे इसको पढ़ना है फार्माकोलॉजी में। प्रोकेनामाइड दोगे या सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या हो जाती है, उधर से स्लो हो जाएगी, हमारा बाईपास ट्रैक है। तो आपने इसकी ट्रीटमेंट इस तरह करनी होती है, प्रोकेनामाइड। इसके बारे में जो आपने वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में आपने जो चीज याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि इनको हम एवी नोड को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स नहीं देते होते।